चलिए लेट अस स्टार्ट। तो पोर्टफोलियो रिस्क के बारे में आपने क्या जाना? पोर्टफोलियो रिस्क इज नॉट इक्वल टू वेटेड एवरेज रिस्क, लेकिन अगर कोरिलेशन 1 होगा तो पोर्टफोलियो रिस्क इज द वेटेड एवरेज रिस्क। बाकी केसेस में पोर्टफोलियो रिस्क इज लेस देन वेटेड एवरेज रिस्क। अभी एक लाइन और लिखना नोटबुक में, हाउ टू कंप्यूट पोर्टफोलियो रिस्क मेथड 1। हाउ टू कंप्यूट पोर्टफोलियो रिस्क, दो मेथड मैं आपको बताऊंगा। एक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, लिखिए नोटबुक में, हाउ टू कंप्यूट पोर्टफोलियो रिस्क मेथड 1 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये आप तभी मेथड यूज कर पाओगे जब आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले समझ लो, जैसे आपको दिया गया है प्रोबेबिलिटी रिटर्न ऑफ स्टॉक ए, रिटर्न ऑफ स्टॉक बी, और मान लो प्रोबेबिलिटी इस तरह से आपको दी हुई है 0.2, 0.5, 0.3। ए का रिटर्न दिया हुआ है मान लो 10, 12, 14, बी का रिटर्न दिया हुआ है 14, 8, 10, इस तरह से। और फिर आपको उन्होंने कहा है कि एक पोर्टफोलियो बनाओ जिसमें 50% स्टॉक ए हो और 50% स्टॉक बी हो। तो हम क्या करेंगे, एक पोर्टफोलियो का रिटर्न भी निकाल लेंगे। अगर दोनों में 50-50 इन्वेस्टमेंट है तो 50% ऑफ 10 प्लस 50% ऑफ 14 कितना हो गया? 12%। उसी तरह यहाँ पे 50% ऑफ 12 प्लस 50% ऑफ 8 लेटर से 10% हो गया। यहाँ पे 50% ऑफ 14 प्लस 50% ऑफ 10, तो ये हो गया 7 और 5, 12। तो इस तरह से पोर्टफोलियो का रिटर्न निकल गया। तो ये होगा हमारा स्टेप नंबर 1। फॉर ईच ऑब्जर्वेशन कंप्यूट द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। फॉर ईच ऑब्जर्वेशन कंप्यूट द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो ब्रैकेट में वेटेड एवरेज। जैसे यहां पर हमने किया 50% ऑफ ए प्लस 50% ऑफ बी। तो अब आप जरा ध्यान से देखो, ये है प्रोबेबिलिटी और ये है रिटर्न। अब बीच के दो कॉलम को सपोज मैं मिटा देता हूं, तो आपको लगता नहीं कि अब एक नया क्वेश्चन बन गया है जिसमें ये प्रोबेबिलिटी है और ये रिटर्न है, और इसको एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हम सॉल्व करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। स्टेप नंबर 2 लिखना, द पोर्टफोलियो नाउ रिजेंबल्स अ सिंगल सिक्योरिटी। द पोर्टफोलियो नाउ रिजेंबल्स अ सिंगल सिक्योरिटी। अब ये पोर्टफोलियो जो है ये भी एक दूसरा सिक्योरिटी जैसा दिख रहा है, यानी इसका भी प्रोबेबिलिटी है और ये रिटर्न है। तो इट बिकम्स लाइक अनदर सिंपल क्वेश्चन नाउ, compute the risk of the portfolio in the same way as the risk of a single security is computed. Compute the risk of portfolio in the same way as the risk of a single security is computed. As the risk of a single security is computed. Compute the risk of the portfolio in the same way as the risk of a single security is computed. तो अभी आप क्या करेंगे, अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आया तो पहले पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाल लेंगे अंडर डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज, फिर प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न करेंगे, इसका टोटल आएगा पोर्टफोलियो रिटर्न, एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न, और फिर प्रोबेबिलिटी इनटू आर माइनस आर बार स्क्वायर करेंगे, इसका टोटल आएगा वेरिएंस, उसका उसका स्क्वायर रूट लेंगे, टेक स्क्वायर रूट, एंड दैट विल गिव मी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में चाहिए, प्रोबेबिलिटी रिटर्न ऑफ ए
रिटर्न ऑफ बी, और ए और बी में कितना हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो इंफॉर्मेशन। तो फिर आप ये इजी मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। इसमें कोई अलग से फॉर्मूला आपने नहीं लगाया, जो फॉर्मूला आप स्टैंडर्ड डेविएशन का लगाते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वही लगाना है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है टू स्टॉक वाले पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन जब प्रोबेबिलिटी दी हो। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर आना, क्वेश्चन वाले सेक्शन पे आ जाओ। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग टू इन्वेस्टमेंट ए एंड बी एक्सक्लूसिवली। इसका मतलब है ए और बी का आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन सेपरेटली निकालना है। एंड ऑल्सो इफ टोटल इन्वेस्टमेंट इज डिवाइडेड 1/2 इन ईच, यानी कि अगर मान लो 50% इन्वेस्ट किया ए और बी में, तो उस पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन और उस पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा। अब उन्होंने नीचे में दिया है इकोनॉमिक प्रेडिक्शंस आर। 3 इकोनॉमिक सिनारियो दिया हुआ है, रिसेशन, स्टेबल, एक्सपांशन। प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.25, 0.5, 0.2, 0.5, 0.3, ए का रिटर्न और बी का रिटर्न। तो बुक में सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट वर्किंग नोट जो आपकी बुक में बना हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। आपको दिया हुआ इकोनॉमिक क्लाइमेट, प्रोबेबिलिटी, रिटर्न ऑफ ए आर ए, रिटर्न ऑफ बी आर बी, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो आर पी, और एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे स्टॉक ए का, बी का और पोर्टफोलियो का। तो इस पहले वाले टेबल में हमें तीनों का, इंडिविजुअल स्टॉक्स का और पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाएगा। ये इकोनॉमिक सिनारियो दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, रिटर्न दिया हुआ है। ये 4 कॉलम ऑलरेडी प्री फिल्ड है। अब आपका काम शुरू होता है। ए और बी दोनों में 50% इन्वेस्ट किया गया है। तो उस सिनारियो में पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होगा रिसेशन वाले माहौल में। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10% इंटू 0.5 प्लस 6% इंटू 0.5, तो आपका आंसर आएगा 8%। 14 इंटू 0.5 प्लस 15 इंटू 0.5, 14.5%। 20 इंटू 0.5, 11 इंटू 0.5, 15.5%। ये हो गया पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न अंडर 3 पॉसिबिलिटीज। उसके बाद आप क्या करो, प्रोबेबिलिटी को रिटर्न से मल्टीप्लाई करो। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और यहां पर लिख दो। उसके बाद प्रोबेबिलिटी और बी के रिटर्न को मल्टीप्लाई करो और यहां पे लिख दो। और उसी तरह प्रोबेबिलिटी और पोर्टफोलियो के रिटर्न को मल्टीप्लाई करो और लास्ट कॉलम में लिख दो। तो ये शुभ काम जल्दी से स्टार्ट करेंगे। यस, ट्राई फास्ट। फर्स्ट लिखना 0.2 इंटू 10 2, 0.5 इंटू 14 7, 0.3 इंटू 20 6। उसके बाद 0.2 इंटू ये 6 लेना 1.2, 0.5 इंटू 15 7.5, 0.3 इंटू 11 3.3। नेक्स्ट 0.2 इंटू 8 1.6, 0.5 इंटू 14.5 7.25, 0.3 इंटू 15.5 इज 4.65। तीनों का टोटल करना, तीनों का टोटल करेंगे तो पहले आ रहा है रिटर्न ऑफ स्टॉक ए 15 आ रहा है, बी चेक करना, बी का टोटल आ रहा है 12%, और पोर्टफोलियो का टोटल चेक करना, पोर्टफोलियो का टोटल आएगा 13.5, पोर्टफोलियो का टोटल आएगा 13.5। एक ओवरऑल चेक भी करना आप, 15 इंटू 0.5
प्लस 12 इंटू 0.5, ये भी अगर मैं करता हूं तो हमारा आंसर आएगा 13.5%। 13.5%। तो 13.5% आप पोर्टफोलियो का रिटर्न आपने निकाल लिया। ये तीनों नंबर याद रखना, अभी मेरे अगले कैलकुलेशन में काम आएगा। ये है आर ए बार, ये है आर बी बार, ये है आर पी बार। सो 15, 12 और 13.5। अब आप नीचे टेबल पे आ जाइए। नीचे टेबल पे कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन लिखा हुआ है। पहले हम ए का कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप ये लास्ट थर्ड कॉलम पे आ जाइए। लास्ट थर्ड कॉलम, P इंटू आर माइनस आर बार स्क्वायर फॉर स्टॉक ए। रिटर्न आप ऊपर वाले टेबल से कॉपी कर लीजिए। 10, 12, 20, 10, 14, 20। प्रोबेबिलिटी ऊपर वाले टेबल से कॉपी कर लीजिए, 0.2, 0.5, 0.3। ठीक है। अब आपको देखना है कि ए का एवरेज रिटर्न कितना था। ए का एवरेज रिटर्न कितना था, 15%। तो कैलकुलेट करेंगे 10 माइनस 15 स्क्वायर इंटू 0.2, 5। 14 माइनस 15 स्क्वायर इंटू 0.5, 0.5। 20 माइनस 15 स्क्वायर इंटू 0.3, 7.5। ये कर लीजिए टोटल। तो टोटल का स्क्वायर रूट लेने पे स्टैंडर्ड डिविएशन मिलेगा। देयरफॉर सिग्मा ए इज इक्वल टू, नीचे वाली लाइन में लिखना स्टैंडर्ड डिविएशन ए वाले कॉलम में, सिग्मा ए इक्वल टू अंडर रूट समेशन पी इंटू आर माइनस आर बार स्क्वायर। अंडर रूट 13 लिखना ए कॉलम में, स्टॉक ए के कॉलम में अंडर रूट 13 और उसका सॉल्यूशन लिखना 3.61%। 3.61%। फिर स्टॉक बी वाले कॉलम पे आ जाओ। स्टॉक बी का रिटर्न 6%, 15, 11 लिखा हुआ, प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है। स्टॉक बी का एवरेज रिटर्न कितना आया था, 12। 6 माइनस 12 स्क्वायर इंटू 0.2, so that is 7.2। 15 माइनस 12 स्क्वायर इंटू 0.5, 4.5। 11 माइनस 12 स्क्वायर इंटू 0.3, 0.3। लास्ट कॉलम का टोटल करेंगे, दिस इज 12 और उसका नीचे स्टॉक बी वाले कॉलम में लास्ट लाइन में लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 12, 3.46%। 3.46%। ये हो गया स्टॉक बी का स्टैंडर्ड डिविएशन। इंडिविजुअल आया 3.61 एंड 3.46। इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डिविएशन आया 3.61, 3.46। अब हम चलते हैं पोर्टफोलियो वाले कॉलम में। पहले फोर्थ कॉलम पे आना जहां पे रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो लिखा हुआ है। तो रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो ऊपर वाले टेबल से, फर्स्ट टेबल से देखना 8 है आपकी खुद की हैंडराइटिंग में, 8%, 14.5%, 15.5%। और प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है 0.2, 0.5, 0.3। और इसका आपको एवरेज रिटर्न याद है 13.5% था। मेरे साथ साथ 8 माइनस 13.5 स्क्वायर इंटू 0.2, so that is 6.05। 14.5 माइनस 13.5 स्क्वायर इंटू 0.5, 0.5। 15.5 माइनस 13.5 स्क्वायर इंटू इक्वल टू करना इंटू 0.3, तो ये आ गया 1.2 एंड देयरफॉर ये टोटल आ रहा है 7.75% स्क्वायर। अब आप पोर्टफोलियो वाली कॉलम में लास्ट लाइन में लिखना है अंडर रूट 7.75, दैट इज 2.78%। तो आप देखेंगे पोर्टफोलियो का जो रिस्क है इट इज लेस देन वेटेड एवरेज रिस्क। इट इज लेस देन वेटेड एवरेज रिस्क।
portfolio risk is less than weighted average risk. ओके, क्योंकि दोनों का जो स्टैंडर्ड डिविएशन था 3 पॉइंट समथिंग था और 0.5 का वेटेज है, तो अगर हम वेटेड एवरेज निकालेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि 2.78 आ रहा है. इट इज लेस देन वेटेड एवरेज. हो सकता है इनके बीच जो कोरिलेशन हो वो कम हो. अब आ जाइए आपकी बुक में एक बार थियरी वाले पार्ट में. अगर दो स्टॉक दिया हो आपको क्वेश्चन में ए और बी, जैसे अभी वाला क्वेश्चन था, और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने पूछे तो फॉर्मूले से भी निकल सकता है. तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएंस ऑफ अ पोर्टफोलियो कैसे निकालेंगे, और वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेना तो वो बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन. तो पैराग्राफ 13 वेरिएंस ऑफ अ पोर्टफोलियो कंटेनिंग टू स्टॉक्स. सिग्मा पी स्क्वायर इक्वल टू W1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2W1 W2 कोवेरिएंस ऑफ 1 and 2. W1 का मतलब है वेट ऑफ द फर्स्ट स्टॉक, सिग्मा 1 इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट स्टॉक, W2 वेट ऑफ सेकेंड स्टॉक, सिग्मा 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकेंड स्टॉक, और कोवेरिएंस ऑफ स्टॉक 1 and 2. और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे. तो पैराग्राफ 14 है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पोर्टफोलियो कंटेनिंग टू स्टॉक्स. तो आपने देखा हमने कुछ नहीं किया, वो जो पुराना फॉर्मूला था उसी का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ले लिया. यहाँ पर एक सिग्मा की साइन लगा देना. सिग्मा पी इक्वल टू अंडर रूट W1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2W1 W2 कोवेरिएंस ऑफ 1 and 2. और कोवेरिएंस की जगह अगर आपको कोरिलेशन दिया हुआ है तो आपने पढ़ा था पहले लेक्चर में कि कोवेरिएंस इज इक्वल टू R इंटू सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2. तो ये है कोरिलेशन. ठीक है, R इज कोरिलेशन. तो कोरिलेशन दिया है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, और अगर कोवेरिएंस दिया तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना. इसका मतलब है पोर्टफोलियो का रिस्क है वो 3 फैक्टर द्वारा अफेक्ट होता है कि सिक्योरिटी का वेट्स कितना है, सिक्योरिटीज का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, और तीसरा सिक्योरिटी का आपस में कोवेरिएंस कितना है या कोरिलेशन कितना है. तो सिर्फ वेट और स्टैंडर्ड डेविएशन से पोर्टफोलियो रिस्क अफेक्ट नहीं होता, ये उनके बीच कोरिलेशन और कोवेरिएंस कैसा है, कितना है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कम है या ज्यादा है. उसके हिसाब से पोर्टफोलियो का रिस्क अफेक्ट होता है. अभी हम आपको 2 शॉर्टकट फॉर्मूला बताएंगे जो इसके पहले लेक्चर में भी बताया जा चुका है. अगर ये R की वैल्यू +1 हो या R की वैल्यू -1 हो तो फिर हम एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. अगर R की वैल्यू +1 हुई तो ये हो जाएगा W1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2W1 W2 सिग्मा 1 सिग्मा 2. इसका मतलब ये फॉर्मूला हो जाएगा W1 सिग्मा 1 प्लस W2 सिग्मा 2 द होल स्क्वायर, और उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो वो बन जाएगा W1 सिग्मा 1 प्लस W2 सिग्मा 2. ठीक है, लॉजिक समझ में आ गई. ये शॉर्टकट फॉर्मूला कब यूज करेंगे, व्हेन R इज इक्वल टू +1. फिर से एक बार, अगर R इज इक्वल टू -1, सपोज ये R की वैल्यू -1 होती तो क्या होता, ये हो जाता -1. तो अब बचपन में एलजेब्रा की क्लासेस में आपने पढ़ा था a माइनस बी स्क्वायर, W1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस W2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर. और अगर मुझे इस स्क्वायर रूट से छुट्टी पानी है तो हमारा आंसर हो जाएगा a माइनस बी
यहाँ पर A की वैल्यू है W1 सिग्मा 1, B की वैल्यू है W2 सिग्मा 2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो व्हेन R इज इक्वल टू -1 and there are two stocks in the portfolio, W1 sigma 1 minus W2 sigma 2। तो ये मैंने आपकी बुक में सारा लिख दिया है, फॉर्मूले एक जगह पे। ये शॉर्टकट आप यूज कर लेना, एग्जाम में भी अलाउड है, लेकिन हर वक्त नहीं। अगर R की वैल्यू 1 होगी या R की वैल्यू -1 होगी तब। और दूसरी बात, यहां पर एक लिख के रखना, आपकी बुक में जगह है राइट साइड में, स्टैंडर्ड डेविएशन is always expressed as a positive number। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी आए हम उसको एक पॉजिटिव नंबर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ये माइनस साइन है, तो माइनस की वजह से हो सकता है आपका मैथमेटिकली माइनस सपोज 6 आ रहा है, तो आपको -6 नहीं लिखना है, आपको सिर्फ 6 लिखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज एक्सप्रेस्ड एज अ पॉजिटिव नंबर। तो इफ यू आर गेटिंग नेगेटिव साइन, इग्नोर नेगेटिव साइन इन योर आंसर। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहां पर हमें ये फॉर्मूला यूज करने का मौका मिलेगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है। यहां पे A is presently concerned with the investment of rupees 1 lakh. She has two securities, S1 and S2 for this purpose. तो एक महिला जिसका नाम है A, उसके पास 1 लाख रुपए हैं और उसके पास 2 सिक्योरिटी है जहां वो इन्वेस्ट कर सकती है, S1 and S2. The relevant information in respect of these two securities is as follows. तो अब उन्होंने दोनों स्टॉक का आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, और टेबल के नीचे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर बिटवीन S1 एंड S2 इज 0.15 कोरिलेशन दिया हुआ है। तो कोरिलेशन दिया तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे? ऑन द स्क्रीन नीचे ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं, क्योंकि कोरिलेशन 0.15 है। She has decided to consider only 5 portfolios of S1 and S2 as follows. तो इसने सोचा है कि ये मेरे सामने 5 पोर्टफोलियो है, इसमें से किसी में इन्वेस्ट किया जाए। तो ये 5 पोर्टफोलियो कौन कौन से हैं? पहला तो है ऑल फंड्स इन्वेस्टेड इन S1। ऑल फंड्स इन्वेस्टेड इन S1, तो इसमें तो हमें कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है। अगर आप 100% अमाउंट S1 में लगाओगे तो उस पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन 10% होगा। यूजलेस क्वेश्चन, कुछ उसमें मजा नहीं आया। सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ा मजा आएगा, 50% इन S1 एंड 50% इन S2। तो यहाँ पे हमें पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क निकालना है, और इस बार पोर्टफोलियो रिस्क निकालने के लिए मेथड 2 फॉर्मूला मेथड यूज किया जाएगा। फिर उसी क्वेश्चन को उन्होंने सिर्फ फिगर्स चेंज किया, 75% इन S1, 25% इन S2। फोर्थ क्वेश्चन 25% इन S1 एंड 75% इन S2। लास्ट क्वेश्चन अगेन बेकार क्वेश्चन है, ऑल फंड्स इन्वेस्टेड इन S2। ऑल फंड्स इन्वेस्टेड इन S2, तो उसमें आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। ऑलरेडी क्वेश्चन में 20% और 18% उसका आंसर होगा। तो फाइंड आउट, पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न अंडर डिफरेंट पोर्टफोलियोज। तो आपको 5 आंसर निकालने हैं। पहला और पांचवा एक्चुअली जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी 100% किसी एक ही स्टॉक में लगाओगे तो स्टॉक का रिटर्न और पोर्टफोलियो का रिटर्न सेम होगा। फिर भी हम करेंगे। पॉइंट नंबर 2, रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद दिस पोर्टफोलियो। तो यहां पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाले सिचुएशन के लिए। पहला और पांचवा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 100% अमाउंट किसी एक ही स्टॉक में इन्वेस्टेड है।
On point number 3, which portfolio is best for her from the point of view of risk? From the point of view of risk, जहां पे standard deviation minimum होगा, and which portfolio is best for her from the point of view of return, जहां पे रिटर्न हाईएस्ट होगा. ठीक है, अगर मैं रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो लोवेस्ट रिस्क लेना है आपको, लोएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, और रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो हाईएस्ट रिटर्न वाला पोर्टफोलियो हम चूज करेंगे. तो डियर स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न अंडर डिफरेंट पोर्टफोलियोज. ये 5 आंसर आपको कैलकुलेट करने हैं, हम एक ही टेबल में सॉल्व कर लेंगे. तो प्लीज लिखना आंसर 1, एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न. एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न, एक टेबल ड्रॉ करेंगे. पोर्टफोलियो नंबर RS1 यानी रिटर्न ऑफ स्टॉक 1 इन परसेंटेज, WS1 वेट ऑफ फर्स्ट स्टॉक, RS2 रिटर्न ऑफ सेकेंड स्टॉक इन परसेंटेज, WS2 वेट ऑफ द सेकेंड स्टॉक. अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और उसको अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा वेटेड एवरेज रिटर्न. वेटेड एवरेज रिटर्न इज पोर्टफोलियो रिटर्न. ठीक है, तो लास्ट कॉलम लिखना RS1 इंटू WS1 प्लस RS2 इंटू WS2. तो ये 6 कॉलम ड्रॉ कर लिया आपने. 5 पोर्टफोलियो मेरे सामने, एक लाइन ब्लैंक रख के लिखना 1, एक लाइन ब्लैंक रख के 1 2 3 4 5. रिटर्न ऑन स्टॉक 1 टेबल में देखना 12% दिखेगा आपको, तो 5 बार 12% लिख दो. यहां तक सबने कर लिया. वेट कैसे लिखेंगे? ये जो 1 2 5 पॉइंट दिए हुए हैं आपको, वहां पर उन सबका वेट्स है. तो पहले वाले क्वेश्चन में 100% वेट S1 में है, तो इसको लिखेंगे 1. दूसरे में 0.5, देखते जाना क्वेश्चन, 0.75, 0.25, और लास्ट वाले में 0, बिकॉज आपने लास्ट केस में सारा अमाउंट S2 में लगा रखा है. अभी RS2 कॉलम पे आओ. क्वेश्चन में देखना स्टॉक 2 का एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% है, तो ऐसे 20-20 करके 5 बार लिख दो. 20-20 करके 5 बार लिख देते हैं. और वेट कितना लिखेंगे? वापस क्वेश्चन में आना. पहले केस में 0, दूसरे में 0.50, तीसरे में 0.25, 0.75, और यहाँ पर 1. 100% यानी वेट विल बी 1. अब मेरा काम लगभग खत्म हो गया इस टेबल में, आपका काम शुरू होता है. तो पहले केस में सेकेंड स्टॉक में कुछ भी अमाउंट नहीं है, तो जो स्टॉक 1 का रिटर्न है 12%, वही आंसर लिखेंगे. उसके पश्चात अब कैलकुलेशन करना है. 12 इंटू 0.5 प्लस 20 इंटू 0.5, तो ये आंसर आ रहा है 16%. आप परसेंट का साइन भी लगाते जाओ. फिर 12 इंटू 0.75 प्लस 20 इंटू 0.25, 14%. 12 इंटू 0.25 प्लस 20 इंटू 0.75 इज 18%. 12 इंटू 0, तो इसको छोड़ दो, इसका आंसर आ गया 20%. तो यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगा देते हैं. और एक चीज अभी मैं डिस्कस कर लेता हूं कि अगर मैं रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, पोर्टफोलियो नंबर 5 इज द बेस्ट, बिकॉज यहाँ पे रिटर्न हाईएस्ट है. ठीक है, तो ये लास्ट में कमेंट लिखना होगा जब क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचेंगे. चलिए, अब अगला सवाल जो है वह है पोर्टफोलियो रिस्क निकालने का. उसमें भी आपको ये कैलकुलेशन 5 बार करनी है, बट फर्स्ट एंड फिफ्थ केस में ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, सिर्फ नोट लिखना है. तो डियर स्टूडेंट, राइट केस 1, all funds invested in S1, all funds invested in S1
तो यहां पर एक नोट लिखूंगा मैं, पोर्टफोलियो रिस्क इज इक्वल टू द रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी S1. पोर्टफोलियो रिस्क इज इक्वल टू द रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी S1, दैट इज 10%. तो फर्स्ट पार्ट हो गया, इसमें कुछ छेड़खानी करनी नहीं है. 10% स्टॉक 1 का रिस्क है. अगर आपने 100% अमाउंट स्टॉक 1 में लगाया तो पोर्टफोलियो का रिस्क भी 10% होगा. अभी नीचे लिखना केस 2, 50% ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड इन ईच ऑफ देम. 50% ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड इन ईच ऑफ देम. तो यहां पर मुझे एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. सिग्मा पी इक्वल टू अंडर रूट x1 स्क्वायर, x की जगह w भी लिख सकते हैं, यानी वेट. अभी आपने फॉर्मूला देखा था, x1 स्क्वायर इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू x1 इंटू x2 इंटू r इंटू सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2. ओके, तो जरा सॉल्व कैसे करना है जरा देखिए. x1 मतलब वेट, 50% दिया है तो वेट को हम लिखेंगे फ्रैक्शन में 0.5 स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लिखेंगे यूजुअल परसेंटेज में 10 स्क्वायर. तो इससे क्या होगा, हमारा आंसर इजिली आ जाता है. इंटू 10 स्क्वायर, x2 0.5 स्क्वायर इंटू 18 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.15 इंटू 10 इंटू 18. अब ये कैलकुलेशन तो आपको ही करना होगा. आपके पास कैलकुलेटर है तो क्या करना, आपको 3 चीजें कैलकुलेट करनी है, इसका, इसे और इसे. तो कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करके m प्लस, इसको कैलकुलेट करके m प्लस, फिर इसे कैलकुलेट करके m प्लस, फिर MRC प्लस करो और स्क्वायर रूट प्रेस कर दो तो आंसर आ जाएगा. तो चेक करना, ये कैलकुलेशन आ रहा है 25, ये कैलकुलेशन आ रहा है 81 और ये सारे कैलकुलेशन आ रहे हैं 13.5. इनका टोटल करके स्क्वायर रूट कर लेना. टोटल करके स्क्वायर रूट करना, कितना आंसर आ रहा है, 10.93%. 10.93%. ओके, अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरह थर्ड पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे. अभी आप लिखना केस 3. केस 3 is 75% of funds in S1 and 25% in S2. 75% of funds in S1 and 25% in S2. तो मैं आपको वापस डेटा लिख कर देता हूं. फॉर्मूला वापस लिखने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन में एक ही बार लिखेंगे. तो ये है आपका अंडर रूट 0.75 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर प्लस 0.25 स्क्वायर इंटू 18 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.75 इंटू 0.25 इंटू 0.15 इंटू 10 इंटू 18. सो ये सॉल्व करेंगे तो वापस ये 3 नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आएगा. चेक कर लीजिए ना अपने से एक बार. 56.25 प्लस 20.25 प्लस 10.125. सॉल्व, तो ये आंसर आएगा 9.31%. पिछला आंसर कितना था, 10.93, ये 9.31, तो ये उससे कम है 9.31. एक और लिखना केस 4, 75% ऑफ फंड्स इन S1
and 25% of funds in S1 and 75% in S2. Under root 0.25 square into 10 square plus 0.75 square into 18 square plus 2 into 0.75 into 0.25 into 0.15 into 10 into 18. उसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर में जो 3 टर्म है उसको सॉल्व करो तो आपका आंसर आएगा 6.25 प्लस 182.25 प्लस 10.125. चेक करना, टोटल करना और उसके बाद स्क्वायर रूट करना. तो ये बहुत ज्यादा आ रहा है 14.09%. 14.09%. तो अब तक सबसे कम आया था 9.31 वाला थर्ड केस में. ओके फिर एक लास्ट लिखना केस 5. केस 5 इज ऑल फंड्स इन्वेस्टेड इन S2. ऑल फंड्स इन्वेस्टेड इन S2. तो यहां पर आपको सिर्फ एक नोट लिखना है. रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू risk of portfolio is equal to the risk of security S2. Risk of portfolio is equal to the risk of security S2 that is 18%. That is 18%. ओके तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6. अभी वहां पर आपको 2 नोट लिखने हैं जो मैं आपको डिक्टेट करवाऊंगा, आप लिखना. ठीक है. तो अगला नोट लिखना विच पोर्टफोलियो इज बेस्ट फॉर हर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क. तो यहां पर आप लिखना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क पोर्टफोलियो नंबर 3 is the best. Portfolio number 3 is the best. From the point of view of risk, the portfolio number 3 is the best. Into bracket, that is 75% of funds in S1 and 25% in S2. That is 75% of funds in S1 and 25% in S2. Bracket close. Because standard deviation is lowest. Because standard deviation is lowest. Because standard deviation is lowest. फिर एक और नोट लिखना from the point of view of return. From the point of view of return, from the point of view of return, portfolio number 5. Portfolio number 5 ब्रैकेट में लिखना दैट इज ऑल फंड्स इन्वेस्टेड इन S2. दैट इज ऑल फंड्स इन्वेस्टेड इन S2 ब्रैकेट क्लोज. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिटर्न पोर्टफोलियो नंबर 5 दैट इज ऑल फंड्स इन्वेस्टेड इन S2 is the best. Is the best because the expected return is highest. Because expected return is highest. Okay. तो this answer is over. अब आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट पैराग्राफ के बारे में बताता हूं एंड दैट इज कॉल्ड मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो. पैराग्राफ नंबर 19 पे आना. आपके थियरी वाले सेक्शन में, फॉर्मूले वाले सेक्शन में पैराग्राफ 19 पे आएंगे और वहां पर एक मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो लिखा हुआ है. तो पहले इसका मतलब समझो. मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो का मतलब व्हाट शुड बी, आसपास लिख के रखना है, व्हाट शुड बी द वेट्स of
securities in a portfolio that will minimize the portfolio risk. What should be the weights of securities in a portfolio that will minimize the portfolio risk? सपोज इस पोर्टफोलियो में दो स्टॉक है ए और बी, तो ए का वेट कितना होना चाहिए और बी का वेट कितना होना चाहिए ताकि पोर्टफोलियो रिस्क मिनिमम हो। मिनिमम यानी इससे कम और नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर आप पूछेंगे कि अगर एक पोर्टफोलियो में 3 स्टॉक हो, हमारे सिलेबस में 3 स्टॉक वाला पोर्टफोलियो का वेट्स नहीं निकालना है, उसके लिए थोड़ा मैथमेटिक्स का लेवल बढ़ाना होगा जो हमारे सिलेबस के स्कोप के बाहर है। तो हमारे सिलेबस में अगर क्वेश्चन आएगा तो 2 स्टॉक वाले पोर्टफोलियो का ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर भी अगर आपको कोवेरिएंस दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और कोरिलेशन दिया है तो दूसरा फॉर्मूला। तो पहले कोवेरिएंस अगर दिया हो तो वेट ऑफ एक्स इक्वल टू, मान लो 2 स्टॉक है, एक का नाम x और एक का नाम y। तो अगर मैंने x का वेट निकाल लिया तो y का वेट अपने आप बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। अगर ये 0.6 है तो ये 0.4 है, तो सिर्फ पहले का फॉर्मूला है, दूसरे को बैलेंसिंग फिगर करना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो कोवेरिएंस दिया है, फॉर्मूला होगा सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस कोवेरिएंस ऑफ x एंड y अपॉन सिग्मा x स्क्वायर प्लस सिग्मा y स्क्वायर -2 इंटू कोवेरिएंस ऑफ x एंड y। ये फॉर्मूला यूज कर लेना, इसमें वेट ऑफ x आ जाएगा, वेट ऑफ y कैसे निकालेंगे, 1 माइनस वेट ऑफ x। तो ये भी आप कहीं आसपास लिख लो। उसके बाद अगर कोरिलेशन दिया हो तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वही फॉर्मूला है। गौर से देखिए, ये जो पोर्शन है r इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ये एक्चुअली कोवेरिएंस ऑफ x एंड y है। तो अगर आपको कोवेरिएंस दिया तो डायरेक्टली हो गया, अदरवाइज हम r इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, डब्ल्यू एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस r इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर -2 इंटू r इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो ये हो गया डब्ल्यू एक्स, 1 माइनस डब्ल्यू एक्स विल गिव यू डब्ल्यू वाई। अभी यहां पर शॉर्टकट भी अवेलेबल है। अगर मान लो कोरिलेशन इज इक्वल टू 1, अगर कोरिलेशन 1 होगा तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कि अगर ये वैल्यू 1 होगा r की वैल्यू, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला जो है वो सिंप्लीफाई होकर कहां पहुंच जाता है, सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स। और अगर r की वैल्यू माइनस होगी तो डब्ल्यू एक्स विल बी इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स। ये डिराइव किया जाएगा पिछले वाले फॉर्मूले से, लेकिन फिलहाल अभी रिवीजन बैच में इसको मैं डिराइव करने में आपका समय नहीं लूंगा। तो एक बार फिर से 4 फॉर्मूला यहां पर आपको ध्यान में रखना है। अगर कोवेरिएंस दिया तो सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर -2 कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। और अगर कोरिलेशन दिया है तो सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस r इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर -2 इंटू r इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। इस फॉर्मूले को हमने डिराइव किया हुआ है, मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट होता है डेरिवेटिव, उससे। फिलहाल हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मैथ्स वाला डेरिवेटिव पढ़ने का बिल्कुल नहीं है। और अगर r की वैल्यू 1 होगी तो डब्ल्यू एक्स होगा सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स, और r इक्वल टू -1 सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स। ओके,
फिर एक इधर नोट लिखेंगे, मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो of 3 or more stocks is not in the syllabus. उसके लिए एडवांस मैथमेटिक्स लगेगा, और मैथमेटिक्स हमारा कोर सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, जस्ट वर्किंग नॉलेज हमें आता है। तो अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो पे, एक क्वेश्चन नंबर 7 और एक क्वेश्चन नंबर 8। और आपको बता दूं ये दोनों क्वेश्चन आरटीपी में आए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन है 7 नंबर, L Limited and M Limited have the following risk and return estimates. RL RM यानी हो गया रिटर्न ऑन स्टॉक, L रिटर्न ऑन स्टॉक, M सिग्मा L सिग्मा M ये हो गया दोनों स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन। और एक बहुत ही अच्छी खबर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज -1। तो -1 रहेगा तो हम शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करेंगे, कैलकुलेट द प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन L and M Limited टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि बोनस मार्क्स बांट रहे हैं। पहले लिखना हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ सिक्योरिटी L, कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ सिक्योरिटी L। फॉर्मूला लिखना WL इज इक्वल टू सिग्मा M अपॉन सिग्मा M प्लस सिग्मा L। ठीक है, WL निकालना हो तो सिग्मा M अपॉन सिग्मा M प्लस सिग्मा L लेंगे। सिग्मा M दिया हुआ है 15, सिग्मा L दिया हुआ है 18। तो सॉल्व करना 15 अपॉन 15 प्लस 18, ये आंसर आ रहा है 0.4545। WM इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4545, तो WM की वैल्यू आ रही है 0.5455। बस हो गया, ठीक है। अब एग्जाम में अगर आपको मार्क्स लूज नहीं करना है तो एक और काम कर सकते हैं, इसको परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, 54.55%, 45.45%, ओके। एंड देन एक क्वेश्चन नंबर 8 है। अब इस बार को रिलेशन में आपको नहीं -1 भी नहीं दूंगा और +1 भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें बड़े वाले फॉर्मूले से। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर, P and Q have low positive correlation of +0.5, their respective risk and return। ये है रिटर्न, ये है रिस्क। कैलकुलेट द पोर्टफोलियो ऑफ P and Q टू मिनिमाइज द रिस्क। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पे सिर्फ आपको वेट्स निकालना है, रिटर्न का कोई काम नहीं है, और इस बार कोरिलेशन दिया हुआ है 0.5, तो मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के दूंगा, आपको सॉल्व करना है। लिखिए वेट ऑफ P इज इक्वल टू सिग्मा Q स्क्वायर माइनस R इंटू सिग्मा P इंटू सिग्मा Q अपॉन सिग्मा P स्क्वायर प्लस सिग्मा Q स्क्वायर माइनस 2 इंटू R इंटू सिग्मा P इंटू सिग्मा Q। तो अगर क्वेश्चन में P और Q लिखा है तो फॉर्मूले में भी हम P और Q लिखेंगे, ठीक है। जहां X है उसकी जगह P और जहां Y है उसकी जगह Q। अब मैंने आपको डेटा लिख के दिया है, आप इसको सॉल्व करो। 25 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 0.5 इंटू 20 इंटू 25 अपॉन
20 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 इंटू 0.5 इंटू 20 इंटू 25। आराम से शांत मन से करो। हो गया? चेक करना आंसर। न्यूमरेटर आ रहा है 375, डिनोमिनेटर आ रहा है 525, डिनोमिनेटर आ रहा है 525। सॉल्व करने के पश्चात आपका आंसर आएगा 0.7143। एग्जाम में हमें नहीं पता वो फ्रैक्शन में चाहिए या परसेंटेज में चाहिए, दोनों ही लिख देना। WQ विल बी 1 माइनस 0.7143, 0.2857। यहां पर भी एक काम करेंगे, इसको हम परसेंटेज में लिख दिया 28.57%। तो ये हो गया मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो के ऊपर 2 क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वह पोर्टफोलियो रिस्क एंड सिक्योरिटी केस। तो ये आपको नोटबुक में मैं लिखवाऊंगा। आपकी नोटबुक में एक हेडिंग लिखिए, पोर्टफोलियो रिस्क एंड सिक्योरिटी केस। मतलब अभी तक आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए 2-3 क्वेश्चन, उसमें एक बात क्या थी, 2 स्टॉक थे। लेकिन अगर 2 से ज्यादा स्टॉक होंगे तो पोर्टफोलियो रिस्क कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम अब सीखेंगे ट्रिक, जिसके द्वारा हम 2, 3, 4, 5 जितने भी स्टॉक दिया जाए उसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं उस पोर्टफोलियो का। ठीक है, तो एक नोट लिखना आपकी नोटबुक में, पोर्टफोलियो रिस्क द एन सिक्योरिटी केस, यानी कि अभी कितने भी सिक्योरिटी हो सकते हैं उसको लिए हम जनरलाइज करेंगे फॉर्मूले को। ओके, मेरे साथ साथ प्लीज लिखना, द रिलेशनशिप शोन, और ये मत लिखो, इसकी जगह मैं आपको एक सिंपल सा लाइन डिक्टेट करवाऊंगा, पोर्टफोलियो रिस्क ऑफ एन सिक्योरिटीज can be found by preparing n into n matrix, n into n matrix. Portfolio risk of n securities, n means number of securities, can be found by preparing n into n matrix. फिर लिखना portfolio risk is affected by 3 factors. Portfolio risk is affected by 3 factors. 1, weight of each stock. Second, standard deviation of each stock. And third, correlation between each pair of stocks. correlation या covariance, correlation और covariance between each pair of stock. तो हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे और मैट्रिक्स से आपको मैं बताऊंगा कि आप कब कितने भी स्टॉक दिए जाए आप उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। तो पहले लिखना कोवैरियंस मैट्रिक्स टू स्टॉक पोर्टफोलियो।
कोवेरिएंस मैट्रिक्स टू स्टॉक पोर्टफोलियो। तो अभी आप टू स्टॉक पोर्टफोलियो को डेराइव सीख जाएंगे। जो अभी एक फॉर्मूला आपने यूज किया था क्वेश्चन नंबर 6 में, अभी मैं उसको डिराइव करना भी सिखाऊंगा। तो एक मैट्रिक्स बनाना, इधर वर्टिकल एक्सिस में लिखना 1 and 2, इधर हॉराइजॉन्टल में लिखना 1 and 2, थोड़ी स्पेस ज्यादा छोड़ना। तो हम क्या करेंगे, जितने भी पेयर्स हैं उन सबका वेट, उन सबका स्टैंडर्ड डिविएशन और कोरिलेशन लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 and 1, ये तो 1 अपने साथ ही अपने आप को कंपेयर कर रहा है, तो W1 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 ए W1 ए सिग्मा 1 सिग्मा 1, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू कोरिलेशन R बिटवीन 1 and 1। तो इसको आप ध्यान से देखोगे तो W1 विल बिकम W1 स्क्वायर, लिखते जाओ। सिग्मा 1 विल बिकम सिग्मा 1 स्क्वायर। कोरिलेशन ऑफ 1 विथ इटसेल्फ, कोरिलेशन ऑफ 1 विथ इटसेल्फ, किसी का कोरिलेशन उसके खुद के साथ कितना होगा, 1 होगा, तो इंटू 1, तो 1 में लिख नहीं रहा हूं, तो ये हो गया W1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर। अब यहां देखना, यहां पर कैसे लिखोगे, W1 W2, ये W1, इसका वेट लेंगे सेकेंड वाले का W2, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे सिग्मा 1, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे सिग्मा 2, और इन दोनों के बीच कोरिलेशन ऑफ 1 and 2। उसी तरह 2 and 1, नाउ 2 and 1, तो ये हो जाएगा W2 W1 इंटू सिग्मा 2 सिग्मा 1 इंटू R इंटू 2 इंटू 1, R ऑफ 2 and 1, और ये क्या होगा, गेस करो, W2 W2 सिग्मा 2 सिग्मा 2 R ऑफ 2 2। यहां पर आप देखोगे तो W2 W2 है, ये हो गया W2 स्क्वायर, सिग्मा 2 हो जाएगा सिग्मा 2 स्क्वायर। कोरिलेशन ऑफ 2 विथ इटसेल्फ विल बी 1, तो इसको छोड़ देते हैं। अब मैं इसको क्या करूंगा, नीचे इसका वेरिएंस लिखूंगा। पहले ये जो डायगोनल्स पे जो टर्म्स आ रहे हैं, डायगोनल वाले टर्म्स, इनको पहले लिख लेते हैं। W1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस, अब इन सबको जोड़ना है आपको, W2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना, एक बार मैं सब इरेज कर रहा हूं, कि आपको लगता नहीं कि ये और ये दोनों सेम बातें लिखी हुई हैं, सेम कैलकुलेशन लिखा हुआ है, सिर्फ उनका सीक्वेंस इधर उधर हो गया है। तो सीक्वेंस इधर उधर होने से कैलकुलेशन थोड़ी बदल जाएगा। 2 इंटू 5 लिखो या 5 इंटू 2 लिखो, आंसर तो वही आता है। तो ये दोनों सेम होने की वजह से इसको हम लिखेंगे 2 इंटू W1 W2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 R12। तो है ना जादू, यही फॉर्मूला तो हमने यूज किया था आज पोर्टफोलियो रिस्क निकालने के लिए, टू स्टॉक्स के केस में। वेरिएंस आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें इसका स्क्वायर रूट लेना होगा। तो वो मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं, लेकिन स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं सर लिखो, तो लिख दो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। हो गया खुश, या फिर पूरा लिखना तो पूरा लिख दो। लेट अस गो टू 3 स्टॉक। मान लो हमारे पोर्टफोलियो में 3 स्टॉक है, तो यहां पर 3 इंटू 3 मैट्रिक्स बनाएंगे, 3 इंटू 3, और इन सब के बीच जो भी कोवेरिएंस है या कोरिलेशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और वेट है, वो लिखेंगे। तो लेट अस राइट डाउन वेरिएंस मैट्रिक्स, कोवेरिएंस मैट्रिक्स 3 स्टॉक पोर्टफोलियो, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स 3 स्टॉक पोर्टफोलियो। तो नॉर्मली आपके एग्जाम में 3 या 4 स्टॉक, ऑन अ वेरी हाई साइड 4 स्टॉक आएगा, क्योंकि जितने स्टॉक्स बढ़ेंगे आपका कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाता है। फिर लिखिए 1 2 3 1 2 3, 1 और 1 का मैंने जैसे पिछले कैलकुलेशन में भी दिखाया था। अगर आपके पास टाइम अभी नहीं है तो आप डायरेक्टली लिखो W1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर, बस इतना लिख दो, टाइम कम है। 1 and 2 का क्या होगा, जो अभी आपने पहले भी लिखा था, W1 W2
सिग्मा 1 सिग्मा 2 R12, 1 and 3 का क्या लिखेंगे? W1 W3 सिग्मा 1 सिग्मा 3 R13। अब आ जाइए 2 और 1, तो क्या लिखना है यहाँ पे? W2 W1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 इंटू R21। अब यहाँ पर आप जल्दी जल्दी लिखना, ठीक है, क्योंकि 2 2 है, तो ये हो जाएगा W2 स्क्वायर इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर, W2 स्क्वायर इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा W2 W3 सिग्मा 2 सिग्मा 3 R23। ओके, नेक्स्ट 1 and 3, तो हम लिखेंगे W3 W1 सिग्मा 3 सिग्मा 1 R31, लिख लिया। फिर यहाँ लिखना W3 W2 सिग्मा 3 सिग्मा 2 R32, और यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख दो W3 स्क्वायर सिग्मा 3 स्क्वायर। अब मैं आपको पूछूंगा कि इसका वेरिएंस कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे कि पहले इन तीनों को ऐड कर दो, उसके बाद आप देखना ये और ये सेम है, तो 2W1 W2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 R12 लिखेंगे। फिर देखना ये दोनों सेम है, जिसको मैंने डबल टिक किया, तो 2W1 W3 R सिग्मा 1 सिग्मा 3 R13, और फिर आप देखना ये भी सेम है, ये दोनों जिसको मैंने 3 टिक दिया अभी, तो उसको भी ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा वेरिएंस इक्वल टू पहले ये डायगोनल वाले टर्म्स को कॉपी कर लो, W1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर W2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर W3 स्क्वायर सिग्मा 3 स्क्वायर। उसके बाद जो पेयर्स हैं उनको लिख लो, तो 3 पेयर्स यहाँ पर है, 2W1 W2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 R12, फिर 2W1 W3 R सिग्मा 1 सिग्मा 3 R13, और जो थर्ड पेयर है वो है 2W2 W3 सिग्मा 2 सिग्मा 3 R23। इस तरह से हम ये 3 स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो क्या करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस, तो 3 हो गया। 4 और 5 में नहीं करवा रहा हूं, अपने से ट्राई करना घर पे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे निकलता है। तो जितनी नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ते जाएंगे ये फॉर्मूला और कैलकुलेट होता जाएगा। प्रैक्टिकली आजकल कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, तो कंप्यूटर्स को प्रोग्रामिंग कर दी जाती है और वो आपको पोर्टफोलियो का रिस्क निकाल कर दे सकते हैं। लेकिन फिर भी फंडामेंटली ये कैसे कैलकुलेट होता है ये हमने सीख लिया। अभी नीचे लिखेंगे एग्जाम टिप्स। There are 2 types of terms in the above table. There are 2 types of terms in the above table. There are 2 types of terms in the above table. कौन कौन से टर्म्स हैं? एक है n variance terms, diagonal terms, ये जो डायगोनल्स में जो टर्म्स थे इनको बोलते हैं वेरिएंस टर्म्स। पूछो क्यों? क्योंकि सिग्मा 1 स्क्वायर है, सिग्मा 2 स्क्वायर है, सिग्मा 3 स्क्वायर है, तो जितने स्टॉक्स होंगे उतने वेरिएंस टर्म्स होंगे। 3 स्टॉक है तो 3 वेरिएंस टर्म्स। इसके पहले आपने देखा था, एक बार मैं पीछे आ रहा हूं, 2 स्टॉक थे तो 2 वेरिएंस टर्म्स, 5 स्टॉक होंगे तो 5 वेरिएंस टर्म्स होंगे। पॉइंट नंबर 2 लिखना, n इंटू n माइनस 1 कोवेरिएंस टर्म्स, n इंटू n कोवेरिएंस टर्म्स, n इंटू n कोवेरिएंस टर्म्स, ब्रैकेट में नॉन डायगोनल टर्म्स,
नॉन डायगोनल टर्म्स। ये नॉन डायगोनल टर्म्स कितने हैं जरा देखना, एक बार मैं पीछे जा रहा हूं। इस क्वेश्चन में 3 स्टॉक है, तो 3 इंटू 3 अगर मैं करूं तो टोटल 9 है। 9 में से 3 वेरिएंस टर्म्स है, तो नॉन वेरिएंस टर्म्स कितने हुए? 6। तो 6 निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, n इंटू n माइनस 1, 3 इंटू 3 माइनस 1, 3 इंटू 2, 6। कभी गलती से पूछ दे आपसे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेरिएंस टर्म्स, तो जितने स्टॉक उतने वेरिएंस टर्म्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन वेरिएंस टर्म्स या कोवेरिएंस टर्म्स, इसको बोलते हैं कोवेरिएंस टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे r सिग्मा 1 सिग्मा 2 है, r सिग्मा 1 सिग्मा 3, तो इसको बोलते हैं कोवेरिएंस टर्म्स। ये सब में कोवेरिएंस छुपा हुआ है, दिख रहा है, तो इनको हम बोलते हैं कोवेरिएंस टर्म्स। तो नंबर ऑफ कोवेरिएंस टर्म्स विल बी, एक तो ये मेथड है, पहले टोटल निकाल लो, उसमें से वेरिएंस माइनस कर दो, या फिर फॉर्मूला यूज करो n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1। ओके, पॉइंट नंबर 3 लिखना। पॉइंट नंबर 3, while using the formula, it is better to use standard deviation in percentage. It is better to use standard deviation in percentage and weights in decimal. It is better to use standard deviation in percentage and weights in decimal. तो अगर weights दिया मान लो 50%, तो ऐसे W1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर है, तो वेट लिखेंगे 0.5 स्क्वायर, और सिग्मा 1 यानी 10 दिया हुआ है तो 10 स्क्वायर। तो हमारा काम थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। इट इज बेटर टू यूज स्टैंडर्ड डेविएशन इन परसेंटेज एंड वेट्स इन डेसिमल। ओके, पॉइंट नंबर 4 लिखना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टर्म्स inside the square root. There are two types of terms inside the square root. There are two types of terms inside the square root. एक रहेगा इस टाइप का टर्म w स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, दिस विल बी 1 फॉर ईच स्टॉक, 1 फॉर ईच स्टॉक। तो 3 स्टॉक रहेंगे, तो w1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर, w2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, w3 स्क्वायर सिग्मा 3 स्क्वायर। एंड सेकेंड लिखना, सेकेंड 2wx wy कोवेरिएंस ऑफ x एंड y। कोवेरिएंस मतलब r इंटू सिग्मा x इंटू सिग्मा y। कोवेरिएंस दिया है तो डायरेक्टली कोवेरिएंस ही लिखेंगे, कोरिलेशन दिया है तो r इंटू सिग्मा x इंटू सिग्मा y, एंड दिस 1 फॉर ईच पेयर, 1 फॉर ईच पेयर। तो x एंड y का एक पेयर हो गया, अगर z भी है तो x और z का एक होगा, y एंड z का एक होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 9, सोर्स RTP। अ पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 3 स्टॉक्स PQR, ओके, और विद द फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो आप देखेंगे तीनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, इनके बीच का कोरिलेशन दिया हुआ है लास्ट कॉलम में। P और Q के बीच कोरिलेशन है -0.5, Q और R है +0.4, P एंड R है +0.6। तो वेट भी हो गया, सॉरी वेट कहाँ लिखा, नीचे। इफ द सिक्योरिटीज आर इक्वली वेटेड, तो ये वेट है। इक्वली वेटेड का क्या मतलब होता है, अगर 3 स्टॉक हो तो हर एक का वेट 1/3 होगा, 1/3 + 1/3 + 1/3 1 हो गया, ठीक है। 0.33 मत लिखना, 0.33 लिखोगे
तो टोटल 0.99 होगा, फिर किसी एक को बढ़ाना पड़ेगा, राइट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ दिस 3 सिक्योरिटीज। बहुत ही इजी क्वेश्चन। पहले लिखेंगे नोटबुक में कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। 4 कॉलम ड्रॉ करेंगे, सिक्योरिटी, रिटर्न परसेंटेज, वेट इनटू रिटर्न। मैं आपको बेसिक डेटा लिख कर देता हूं, आप उसको सॉल्व करके मुझे फाइनल फिगर बताइए। व्हाट इज द फाइनल आंसर? व्हाट इज द फाइनल आंसर? चेक करना फाइनल आंसर क्या आ रहा है। 22.33%, 23.33%। चेक कर लिया सभी लोगों ने? अगला जो कैलकुलेशन है उसको देखकर आप एकदम दंग रह जाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क। एक बड़ा सा स्क्वायर रूट बनाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे XP स्क्वायर सिग्मा P स्क्वायर। x का मतलब यहाँ पे वेट है, वेट 1/3 प्लस XQ स्क्वायर सिग्मा Q स्क्वायर प्लस XR स्क्वायर सिग्मा R स्क्वायर। तो पहले जितने स्टॉक होंगे उनका वेरिएंस टर्म्स लिख लेंगे, फिर उनके बीच जितने पेयर्स बनेंगे, जैसे 3 स्टॉक है तो 3 पेयर बनेगा, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, तो उनके पेयर्स का कोवेरिएंस लिख लेंगे, प्लस 2 इंटू XP इंटू XQ इंटू RPQ ब्रैकेट में इंटू सिग्मा P इंटू सिग्मा Q प्लस 2 इंटू XQ इंटू XR इंटू कोरिलेशन बिटवीन Q एंड R इंटू XQ इंटू सिग्मा Q इंटू सिग्मा R। ये हो गया सेकेंड पेयर। अभी थर्ड पेयर, प्लस 2 इंटू XP इंटू XR इंटू R इंटू ब्रैकेट P कॉमा R इंटू सिग्मा P इंटू सिग्मा R इंटू सिग्मा P इंटू सिग्मा R। तो ये फॉर्मूला तो लिखने में जान निकल गई, अब उसको सॉल्व करने में और मजा आएगा। ये लीजिए, दूर से देखकर कोई नॉन कॉमर्स रहेगा बेचारा बेहोश हो जाएगा। तो मैंने आपको डेटा लिखकर दे दिया, अब आप इसको आराम से आधा 1 घंटे में सॉल्व कर लो, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए इसको।
गलती नहीं करनी क्योंकि ये बोनस मार्क है। कैलकुलेशन तो आपको ही करना है। मैं देखता हूं कितने लोग सही कर रहे हैं। बस 5 सेकंड और, उसके बाद आंसर चेक किया जाएगा। 5 4 3 2 1, टाइम ओवर। तो फाइनल आंसर डायरेक्टली चेक करेंगे। सही हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ घर पे वापस ट्राई करेंगे। तो आंसर है 17.43%। 17.43%, राइट। तो ये था हमारा 3 स्टॉक पे पोर्टफोलियो रिस्क। नेक्स्ट आज चालू होगा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में हमें एक कैलकुलेशन करना पड़ता है जिसका नाम है बीटा। तो पहले मैं थोड़ी बहुत आपको बैकग्राउंड बता दूं कि हमारा जो अगला डिस्कशन है वो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। लेकिन उस मॉडल तक पहुंचने के पहले हमें बीटा कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। तो एज पर CAPM risk is of 2 types. Diversifiable risk non-diversifiable risk। non-diversifiable risk को हम सिस्टमैटिक रिस्क भी बोलते हैं। तो पहले जल्दी से ये मैं बता दूं, अभी आने वाले कुछ पैराग्राफ के बाद इसको हम और डिस्कशन करेंगे। डाइवर्सिफाइबल रिस्क का मतलब जो रिस्क डाइवर्सिफाई हो सकता है, जो रिस्क एलिमिनेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि दिस आर यूनिक टू अ पर्टिकुलर कंपनी और इंडस्ट्री। जबकि जो नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क होता है उसको हम पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये मार्केट रिस्क है। इट इज अफेक्टेड बाय इकोनॉमी वाइड फैक्टर्स जैसे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, वॉर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो भैया भाग कर जाओगे कहाँ? इन्फ्लेशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इंटरेस्ट रेट रिस्क आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो CAPM थ्योरी कहती है इन्वेस्टर इज रिवॉर्डेड फॉर टेकिंग सिस्टमैटिक रिस्क, इन्वेस्टर इज नॉट रिवॉर्डेड फॉर टेकिंग डाइवर्सिफाइबल रिस्क। डाइवर्सिफाइबल रिस्क तो डाइवर्सिफाई हो सकता है। अगर रिस्क डाइवर्सिफाई हो सकता है तो तुम्हें डाइवर्सिफाई कर लेना चाहिए। जो चीज डाइवर्सिफाई हो सकती है, जो रिस्क कम हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है, वो कर लेना चाहिए। फिर भी अगर आप वो रिस्क ले रहे हैं तो आप इनएफिशिएंट इन्वेस्टर हैं। तो इनएफिशिएंसी के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं है। लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक रिस्क ले रहे हैं तो सिस्टमैटिक रिस्क के लिए रिवॉर्ड मिलता है। तो सिस्टमैटिक रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिस्टमैटिक रिस्क इज कैलकुलेटेड बाय बीटा। बीटा मेजर्स हाउ मच इज द सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ अ स्टॉक और अ पोर्टफोलियो। जितना बीटा हाई होगा मतलब उतना सिस्टमैटिक रिस्क ज्यादा है, उतना रिस्क प्रीमियम ज्यादा मिलेगा। और अगर बीटा लो है,
कम है तो सिस्टमैटिक रिस्क कम है तो प्रीमियम भी आपको कम मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे कुछ देर के बाद। पहले हम बीटा कैलकुलेशन सीख लेते हैं। तो आपके थियरी पार्ट में बीटा मिलेगा आपको। सर कहाँ मिलेगा? पैराग्राफ नंबर 15। तो यहां पर एक नोट लिख के रखना है पहले, बीटा के बारे में एक नोट। बीटा मेजर्स सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ अ स्टॉक और पोर्टफोलियो। बीटा मेजर सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ अ स्टॉक और पोर्टफोलियो। सेकेंड बुलेट पॉइंट लिखना, इट मेजर्स how much the stock return will change if the market return changes by 1%. It measures how much the stock return will change if the market return changes by 1%. और थर्ड पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट, it measures the sensitivity of the stock or portfolio. It measures the sensitivity of the stock or portfolio in relation to that of market portfolio. In relation to that of the market portfolio. It measures the sensitivity of the stock or portfolio in relation to that of the market portfolio. Okay, so it is a relative risk measure. It is a relative रिस्क मेजर। वाई रिलेटिव? क्योंकि ये मार्केट की तुलना में स्टॉक कितना रिस्की है ये कैलकुलेट करता है। मार्केट की तुलना में स्टॉक कितना रिस्की है ये हम कैलकुलेट करते हैं बीटा के द्वारा। ठीक है, तो बीटा से संबंधित 4 सेंटेंस मैंने लिखा है। बीटा मेजर सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ अ स्टॉक और पोर्टफोलियो। इट मेजर्स हाउ मच द स्टॉक रिटर्न विल चेंज if the market return changes by 1%. It measures the sensitivity of the stock or the portfolio in relation to that of the market portfolio and it is a relative risk measure. Relative इसलिए आप देखना इक्वेशन, तो बीटा का जो मेन फॉर्मूला है वो ये है, बाकी फॉर्मूला फिर हमने इससे डिराइव किया है। बीटा इज द रेशियो ऑफ कोवेरिएंस, COV मतलब कोवेरिएंस of the stock and the market, covariance of stock with the market upon sigma m square. Sigma m square क्या है? It is the variance of the market portfolio. Market portfolio मतलब the most diversified portfolio. मार्केट पोर्टफोलियो मतलब जो स्टॉक मार्केट में जितने स्टॉक है सब उसमें इंक्लूडेड है। तो प्रैक्टिकली हम मार्केट पोर्टफोलियो का सब्स्टिट्यूट लेते हैं, दैट इज कोई भी स्टॉक इंडेक्स हो, जैसे इंडिया में सेंसेक्स है, निफ्टी है, वो हम ले सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में दिखता है कि मार्केट का वेरिएंस कितना है, न्यूमरेटर में स्टॉक का वेरिएंस विथ रेस्पेक्ट टू मार्केट कितना है। सो दैट इज वाई मैंने लिखा इट इज रिलेटिव रिस्क। तो ये मेन रेशियो है, बीटा इज अ रेशियो ऑफ कोवेरिएंस ऑफ द स्टॉक विद द मार्केट विथ अपॉन वेरिएंस ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो। अब कोवेरिएंस के आपने जितने फॉर्मूले सीखे हैं उसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं। वेरिएंस ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो के जो भी फॉर्मूले आपने सीखे हैं वो यहाँ लिख सकते हैं और बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कैलकुलेशन ऑफ बीटा का। तो मैं आपको बीटा के फॉर्मूले बताऊंगा अभी,
बिकॉज एक क्वेश्चन तो आएगा कि सिर्फ बीटा कैलकुलेट करो, दूसरा बीटा कैलकुलेट करके आप CAPM रिटर्न निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बीटा का बहुत रोल है हमारे इस चैप्टर में। कोवेरिएंस का फॉर्मूला है R इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द स्टॉक इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मार्केट अपॉन सिग्मा M स्क्वायर। तो यहाँ पे सिग्मा M और सिग्मा M स्क्वायर है, तो अगर सिग्मा M न्यूमरेटर में और नीचे सिग्मा M स्क्वायर है तो इसका मतलब ये एक कम हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो बचा क्या, बचा R इंटू, इसको मैं सीधा सीधा अच्छे से लिख रहा हूं, R इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द स्टॉक अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मार्केट। तो अगर क्वेश्चन में आपको कोरिलेशन दिया है, स्टॉक और मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, R इंटू सिग्मा ऑफ द स्टॉक अपॉन सिग्मा ऑफ द मार्केट। ओके, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता काफी सारे क्वेश्चंस में। अगर मान लो आपको बीटा निकालने के लिए उन्हें क्वेश्चन में एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है, देखना ऊपर राइट साइड में आपको क्वेश्चन में 3 कॉलम दिया जाएगा, प्रोबेबिलिटी, रिटर्न ऑफ स्टॉक, रिटर्न ऑफ मार्केट, और क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट बीटा। तो प्रोबेबिलिटी अगर दी जाएगी तो आपको पता होगा कि कोवेरिएंस कैसे निकालते हैं, देखना न्यूमरेटर समेशन P इंटू RS माइनस RS बार इंटू RM माइनस RM बार, ये हो गया कोवेरिएंस का फॉर्मूला। और वेरिएंस ऑफ मार्केट कैसे निकालेंगे, समेशन P इंटू RM माइनस RM बार स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया बीटा, यानी जो हमने अब तक पढ़ा वो काम आ गया, वेस्ट नहीं हुआ। हमने 2-3 घंटे में वेरिएंस, कोवेरिएंस, इन सब का फॉर्मूला सीखा, जिसका पर्पस था आगे बीटा कैलकुलेट करना। और अगर आपको मान लो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ, ईयर 1 2 3 4 5, रिटर्न ऑफ स्टॉक, रिटर्न ऑफ मार्केट, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बीटा इक्वल टू समेशन RS माइनस RS बार इंटू RM माइनस RM बार अपॉन समेशन RM माइनस RM बार स्क्वायर। ओके, और एक फॉर्मूला है बीटा का, जब मान लो आपको सिर्फ 2 स्टॉक का रिटर्न दिया हुआ, 2 मार्केट का रिटर्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है 2011-2012 में स्टॉक का रिटर्न और मार्केट का रिटर्न दिया हुआ है 10%, 12%, 14%, 18%, कुछ इस टाइप का। इतने कम डेटा में अगर आपको बीटा निकालने दिया जाए तो हम क्या करेंगे, चेंज इन द सिक्योरिटी रिटर्न, तो सिक्योरिटी का रिटर्न कितने से चेंज हुआ, 10 से 12 हो गया 2%, अपॉन चेंज इन मार्केट रिटर्न 14 से 18 हो गया 4। तो इसका मतलब इस केस में बीटा 0.5 है कि मार्केट का रिटर्न अगर 4% से चेंज हुआ तो स्टॉक का रिटर्न 2% से चेंज हुआ, तो इसका मतलब मार्केट का रिटर्न अगर 1% से चेंज होता तो स्टॉक का रिटर्न 0.5% से चेंज होता। तो ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं बहुत रेयरली, अगर आपको सिर्फ 2 साल का डेटा दिया हो तो इसको यूज कर लेना, राइट। तो बीटा निकालने के लिए इतने सारे फॉर्मूले हैं, और डिपेंडिंग अपॉन आपको कैसे डेटा दिया जाता है उसके हिसाब से हम उसको सॉल्व करते हैं, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखना जो क्वेश्चन में नहीं दी जाएगी, ये स्टूडेंट को पता होना चाहिए। बीटा ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो इज ऑलवेज इक्वल टू 1, अज्यूम लिखने की भी जरूरत नहीं है। उसके पीछे कारण ये है कि बीटा ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो क्या होगा, कोवेरिएंस ऑफ मार्केट विथ मार्केट अपॉन वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो कोवेरिएंस ऑफ मार्केट विथ मार्केट इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ द मार्केट अपॉन वेरिएंस ऑफ द मार्केट। तो जब दोनों ही वेरिएंस है तो आंसर 1 आना स्वाभाविक है। कोवेरिएंस ऑफ एनी वेरिएबल विथ इटसेल्फ
will be variance of that variable. Covariance of any variable with itself is equal to variance of that variable. तो बीटा ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो इज 1. यहां पर अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, 1 होगा. बीटा ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज अज्यूम टू बी 0. ये इंपॉर्टेंट है. अगर क्वेश्चन में बीटा ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं दिया है तो हम 0 अज्यूम करेंगे, लेकिन अगर कुछ दिया है जैसे 0.1 दे दिया, बहुत कम. बीटा ऑफ डेट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड की जगह सपोज डिबेंचर है, उसका बीटा नहीं दिया हुआ है तो 0 अज्यूम करना है. लेकिन अगर डेट का बीटा दिया हुआ है 0.2, 0.3, 0.1, तो जो क्वेश्चन में डेट का बीटा दिया जाएगा हम उसे ही यूज करेंगे. ठीक है, तो नाउ वी विल कंटिन्यू टुमारो.